नमस्कार एंड जय हिंद। आप देख रहे हैं डेली डिफेंस डायलॉग। मैं रवि शर्मा। अभिवादन स्वीकार करें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एयर वॉरियर के बारे में जिसने पिछले 60 सालों में न सिर्फ हमारे देश के हवाई सीमाओं की सुरक्षा की, बल्कि जब जब ज़रूरत पड़ी उसने एक दुश्मन को घर में घुस कर के मारा है। इस एयर वॉरियर ने हमेशा अपनी चुनौतियों को बखूबी पूरा किया है और हमेशा भारत को जब जब संकट आया है, हमेशा भारत ने इस वॉरियर की तरफ देखा है और इसने कभी भी भारत को निराश नहीं किया है। इसको कभी विक्रम कहा गया, कभी त्रिशूल के नाम से जाना गया और कभी कभी लोगों ने इसको विडो मेकर और फ्लाइंग कॉफिन तक कहा है। जी, हम बात कर रहे हैं MiG-21 की, जिसकी पिछले कुछ दिनों पहले एक स्क्वाड्रन जो कि आउट ऑफ 3 लास्ट स्क्वाड्रन थी, उनमें से एक स्क्वाड्रन राजस्थान के बाड़मेर के उत्तरलई एयरफोर्स बेस से फेज आउट कर दी गई। आज हम बात जानेंगे इस एयरक्राफ्ट का भारतीय वायुसेना के साथ जो सफ़र रहा है और भारतीय वायुसेना में इस एयरक्राफ्ट का जो योगदान रहा है उसके बारे में। हम ये भी जानेंगे कि कितने तरह के MiG-21 भारतीय वायुसेना में कार्य कर चुके हैं, कितने तरह के वेरिएंट्स को इंडिया में प्रोड्यूस किया गया है और क्या रीज़न रहा है कि इस एयरक्राफ्ट को सुखोई के बरिस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है जब स्ट्राइक की जाती है। यानी कि जैसा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में हमने देखा, वहाँ पर सुखोई नहीं भेजा गया बल्कि MiG-21 को भेजा गया। तो इसी से पता चलता है ये एयरक्राफ्ट कितना ज़्यादा रिलायबल है। दोस्तों, MiG-21 एक सिंगल सीटर सिंगल इंजन डेल्टा विंग फाइटर इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है जिसको डिज़ाइन किया था USSR के मिग ब्यूरो ने। MiG-21 की पहली फ्लाइट 1955 में कंडक्ट हुई और 1959 में इसको USSR में इंडक्शन इसका कर दिया गया। भारत में इस एयरक्राफ्ट को लाया गया 1963 में। 1963 में रशिया ने न सिर्फ ये एयरक्राफ्ट इंडिया को दिया बल्कि इसके साथ इसकी फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंडिया को दी गई और इसके असेंबली राइट्स भी इंडिया को ट्रांसफ़र किए गए, जिसकी बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इस एयरक्राफ्ट को भारत की बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में और मेनली नासिक में इसका प्रोडक्शन किया गया। पिछले 60 सालों में भारतीय वायुसेना ने लगभग 1200 से ज़्यादा MiG-21 प्रोड्यूस किए और उनको यूज़ किया। एट प्रेजेंट सिर्फ 2 स्क्वाड्रन MiG-21 की इंडियन एयरफोर्स में सर्व कर रही हैं, जिसमें लगभग 36 से 40 एयरक्राफ्ट अभी इंडिया में बचे हुए हैं। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट को जब 1963 में भारत में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके जस्ट कुछ सालों बाद ही 1965 में भारत और पाकिस्तान की वॉर होती है। इस एयरक्राफ्ट का इस वॉर में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ तो नहीं हुआ, बट फिर भी उस समय की गई सॉर्टीज़ और उस समय की गई जो रैकीज़ थी, उसमें इस एयरक्राफ्ट के ऊपर जो पायलट्स का एक्सपीरियंस था वो आगे चल के 1971 की वॉर में बहुत ज़्यादा क्रूशल प्रूव हुआ। इस एयरक्राफ्ट को 1965 में यूज़ ना करने का एक बड़ा कारण था कि न तो इस एयरक्राफ्ट का कोई भी जेट ट्रेनर यानी कि जिसके ऊपर ट्रेनिंग की जा सके वो मौजूद था, और ना ही इस एयरक्राफ्ट की हाई स्पीड को टैकल करने के लिए जो जितने भी हमारे भारतीय वायुसेना के पायलट हैं उनके पास इतना ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस था। तो इस एयरक्राफ्ट को हैंडल करने में भी भारतीय वायुसेना को काफ़ी साल लगे और इसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम को डेवलप करने में भी एक अच्छा खासा लंबा टाइम भारतीय वायुसेना को लगा। इस एयरक्राफ्ट का 1971 में बहुत इंटेंसिव रोल था, चाहे वो ढाका के गवर्नर हाउस को बम्बार्ड करना हो या फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स के बहुत सारे डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स को शूट डाउन करना हो। 1971 की लड़ाई में MiG-21 का जो मेन कंपटीटर था वो पाकिस्तान का F-104 स्टार फाइटर एयरक्राफ्ट हुआ करता था। इसके अलावा F-86 सेबर जेट भी इस एयरक्राफ्ट का मेन कंपटीटर था और एक अनुमान के मुताबिक जो भारतीय वायुसेना द्वारा दिया जाता है, भारतीय वायुसेना कहती है कि लगभग 4 F-104A स्टार फाइटर, एक F-6, एक C-130 हरकुलिस और लगभग 2 सेबर जेट को इस एयरक्राफ्ट के थ्रू मार गिराया गया। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट इस चीज़ को एडमिट नहीं करते, बट फिर भी वो ये चीज़ ज़रूर मानते हैं कि इस एयरक्राफ्ट ने बहुत सारे पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स को शूट डाउन किया, स्पेशली F-104A स्टार फाइटर को। और इसी वजह से पाकिस्तान ने 1971 वॉर के बाद इस एयरक्राफ्ट को यानी कि F-104A स्टार फाइटर को अपनी फ़ौज से फेज आउट भी कर। इसके बाद आता है 1999 का टाइम यानी कि कारगिल वॉर का टाइम। कारगिल वॉर में भी इस एयरक्राफ्ट को इंटेंसिवली यूज़ किया गया क्योंकि ये इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट था, तो बम्बार्डमेंट में और पाकिस्तान हाइट्स पर बैठा हुआ था वहाँ पर टारगेट करने के लिए इस एयरक्राफ्ट को
यूज़ किया गया। हालांकि एक ट्रेजिक इंसिडेंट में उस समय स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का जो MiG-21 था वो एक मैनपेड शोल्डर फायर मिसाइल जो कि पाकिस्तान के एरिया से छोड़ी गई थी, उसने इस एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया और बाद में अजय आहूजा ने जब इजेक्ट किया तो पाकिस्तान की टेरिटरी में लैंड किए गए और पाकिस्तानी आर्मी ने उनको कैप्चर किया और उनको बाद में शूट डाउन किया गया। इस तरह के वॉर क्राइम्स पाकिस्तान से हमेशा देखने को मिले हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो MiG-21 का ये ट्रैजिक इंसिडेंट भारतीय वायुसेना के लिए भी एक अलार्मिंग कॉल था। हालांकि MiG-21 को आज भी यूज़ किया जा रहा है और MiG-21 के बहुत सारे वेरिएंट्स भारत में बनाए गए। एट प्रेजेंट MiG-21 बाइसन जो कि MiG-21 सीरीज़ का सबसे ज़्यादा उन्नत संस्करण है, यानी कि हाईली एडवांस्ड वर्जन है, वो अभी इंडियन एयरफोर्स में वर्किंग कर रहा है। MiG-21 बाइसन वही एयरक्राफ्ट है जिसके थ्रू F-16 को अभिनंदन वर्तमान ने शूट डाउन किया था आफ्टर बालाकोट एयर स्ट्राइक रिटेलिएशन। तो इससे पता चलता है कि MiG-21 आज भी यानी कि 60 साल बाद भी उतना ही यूज़फुल है, क्योंकि एक सेकंड जनरेशन फाइटर से एक फोर्थ जनरेशन फाइटर को मार गिराना कुछ ऐसे है कि जैसे आपने पुरानी लूना से किसी हाई स्पीड बाइक को रेस में हराया हो। अब बात कर लेते हैं इसके वेरिएंट्स की। जब भारत में इसको इंट्रोड्यूस किया गया यानी 1963 में जब ये इंडियन एयरफोर्स में आया, तो सबसे पहला जो वेरिएंट इस एयरक्राफ्ट का भारतीय वायुसेना ने यूज़ किया वो था MiG-21 FL। MiG-21 FL एक फर्स्ट सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट था जो कि इंडियन एयरफोर्स में सर्व कर रहा था और इसके करीबन 205 यूनिट यानी कि 205 जहाज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल द्वारा बनाए गए। हालांकि 1970 के दशक तक आते आते इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस को लेकर के बात शुरू हुई और इसमें नए वेरिएंट की ज़रूरत को महसूस किया गया। 1971 में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इसके एक नए वेरिएंट पे काम शुरू किया जिसका नाम दिया गया MiG-21M। इस वेरिएंट के अंदर ज़्यादातर इक्विपमेंट जो है वो इंडियन ओरिजिन के थे और HAL ने इसको नाम दिया टाइप 88 और उसी समय में चाइना में भी इसी एयरक्राफ्ट का एक वर्जन बनाया जा रहा था, बिल्कुल सेम जो MiG-21M जैसा था, उसको नाम दिया गया चाइना में J7। इस एयरक्राफ्ट की लगभग 158 यूनिट HAL द्वारा प्रोड्यूस की गई। इसके बाद आता है 1980 का दशक जहां MiG-21 के लास्ट वर्जन यानी कि MiG-21 बाइसन को इंट्रोड्यूस किया गया और इसकी लगभग 295 यूनिट्स वहां पर तैयार की गई। इस एयरक्राफ्ट के अंदर बहुत सारे न्यू फीचर्स को ऐड किया गया था और कोशिश की गई थी कि ये एयरक्राफ्ट 2.5 जनरेशन या फिर थर्ड जनरेशन का एयरक्राफ्ट बन जाए। अगले 10 वर्षों तक इसने न सिर्फ भारतीय वायुसेना की हर एक ज़रूरत को पूरा किया बल्कि भारतीय वायुसेना की बैकबोन भी ये एयरक्राफ्ट बन करके रहा। इस समय में भारतीय वायुसेना ने इसके अंदर कुछ और चेंजेस करने के बारे में विचार करना शुरू किया ताकि इसकी जो सर्विस लाइफ है वो कुछ और साल बढ़ाई जा सके। ये वो समय था जब भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज की एक्यूट शॉर्टेज थी और भारत में एक तरह से क्योंकि हमें अपना सोना भी गिरवी रखना पड़ा था, ये वो ईयर्स थे, तो एक तरह से हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो 1990 के डेकेड में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसीलिए इस एयरक्राफ्ट के अंदर फर्दर मॉडिफिकेशन करने के लिए भारतीय वायुसेना ने रशियन काउंटर पार्ट के साथ बातचीत शुरू कर दी। इसके बाद जनवरी 1996 में भारतीय सरकार ने लगभग $340 मिलियन का एक अपग्रेडेशन पैकेज अप्रूव किया जिसके अकॉर्डिंग 300 MiG-21 बाइसन में से 125 को अपग्रेड किया जाना था और इनकी सर्विस लाइफ अगले 10 सालों के लिए यानी कि 2005 तक इसकी सर्विस लाइफ बढ़ाई जानी थी। इसके अंदर कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट और कुछ मॉडर्न सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया जाना था। ये वो टाइम था जब भारतीय वायुसेना भी अपने इंटरनल इवैल्यूएशन लगातार कर रही थी और इंडियन एयरफोर्स ने उस समय में एक इवैल्यूएशन स्टडी को कंडक्ट किया जिसमें परसीव थ्रेट्स और आने वाली वॉर के सिनेरियोज को डिस्कस किया गया। वहाँ पर यह पाया गया कि MiG-21 आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की जो ज़रूरत है उनको पूरा नहीं कर सकता और भारत को एक अलग मॉडर्न एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी समय में तेजस एयरक्राफ्ट जो कि आज का जो LCA है उस एयरक्राफ्ट का वहाँ पर जो प्रोग्राम है उसको शुरू किया जाता है और एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2005 तक तेजस जो है वो इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करा लिया जाएगा। हालांकि बहुत सारा पैसा और बहुत सारा मैन पावर लगाने के बावजूद भी तेजस जो है इंडियन एयरफोर्स का पार्ट 2005 तक नहीं बन पाया। इसकी वजह से भारतीय वायुसेना ने 2005 में एक और टेक्निकल अपग्रेडेशन MiG-21 के अंदर किया जिससे उसकी सर्विस लाइफ लगभग 2025 तक बढ़ा दी गई।
हालांकि जो मिग-21 के इनिशियल वेरिएंट्स थे जैसे कि मिग-21 FL, मिग-21 93 टाइप, मिग-21 77 टाइप, ये सभी टाइप्स को 2013 में ही फेज आउट कर दिया गया और उसके बाद सिर्फ मिग-21 बाइसन के जो लेटेस्ट वर्जन थे यानी कि मिग-21 बाइसन अपग्रेडेशन, जिसको मिग-21 बाइसन UPG भी कहा जाता है, उन एयरक्राफ्ट्स को 2025 तक जो है एक्सटेंड किया गया और उनको भी धीरे धीरे अभी एट प्रेजेंट लगभग 40 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में मिग-21 के सर्व कर रहे हैं। इन एयरक्राफ्ट के अंदर बहुत सारे नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि इस एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में बहुत सारे चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे पहले तो इसकी कैनपी, जो ओल्डर कैनपी थी उसको चेंज करके डोप शेप कैनपी विद सिंगल विंड स्क्रीन जो है वहाँ पर लगाया गया। इसके अलावा इसके अंदर नए होटास अरेंजमेंट यानी कि हैंड ऑन थ्रोटल एंड स्टिक्स जो अरेंजमेंट होता है, जिसमें पायलट अपने हाथ थ्रोटल से हटाए बिना बहुत सारे मल्टी फंक्शंस कर सकता है, उसको भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अंदर न्यू हेड अप डिस्प्ले और मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए। इसके अलावा इसके इनर्शियल सिस्टम के अंदर भी चेंजेस किए गए। इसके अंदर GPS लगाया गया। इसके अंदर न्यू रडार, जिसको कॉप्से रडार कहा जाता है, उसको भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, जो एक टाइम में लगभग 8 टारगेट को ट्रैक और 2 टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता था। इसके अलावा मिग-21 के साथ KH-31A एंटी-शिप मिसाइल और KAB-500KR गाइडेड बॉम्ब्स को भी इंटीग्रेट किया गया, जो कि आने वाले वॉर्स में इसकी न सिर्फ इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी बल्कि इसकी ग्राउंड अटैक की कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा एनहांस करने वाले थे। अगर बात करें इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए सेफ्टी फीचर्स की, तो यहाँ पर जो रडार वार्निंग रिसीवर था उसको भी चेंज किया गया और इंडिया का इंडिजीनियसली बना जो रडार वार्निंग सिस्टम जिसको तरंग कहते हैं वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा फ्लेयर डिस्पेंसर भी इस एयरक्राफ्ट में विंग रूट्स के ऊपर जो है एक सेक्शन बनाया गया और वहाँ पर उसको फिट किया गया। इसके अलावा इसके अंदर रडार जामिंग कैपेबिलिटी भी इंट्रोड्यूस की गई। इसके अलावा बहुत सारे अदर एडवांस एवियोनिक सिस्टम्स, न्यू सॉफ्टवेयर भी इस एयरक्राफ्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे ये एयरक्राफ्ट और लीथल बन गया। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि एयरक्राफ्ट अब 3rd जनरेशन के एयरक्राफ्ट से थोड़ा सा बेटर हो गया था। इन सब चेंजेस के बाद इस एयरक्राफ्ट की सेफ्टी भी थोड़ी सी इंप्रूव हो गई। हालांकि इसके इंजन और इसके फ्रेमवर्क में कोई भी चेंज नहीं किया गया, बट फिर भी इस एयरक्राफ्ट के जो इंसिडेंट थे, जो कि पिछले लगभग 40 सालों में जितने इंसिडेंट हुआ करते थे उसके कंपैरिजन में 2010 से 2013 के बीच में सिर्फ 14 क्रैशेस जो हैं इस एयरक्राफ्ट के हुए। हालांकि भारतीय वायुसेना ने लगभग 700 से ज़्यादा मिग-21 क्रैशेस में खोए हैं और इन्हीं 700 इंसिडेंट में लगभग 170 जो हमारे ब्रेव पायलट्स हैं वो भी इन इंसिडेंट्स में अपनी जान गंवा बैठे हैं। अब हम बात करते हैं उन रीजंस के बारे में जिसकी वजह से मिग-21 को फ्लाइंग कॉफिन या विडो मेकर बोला जाता था। हालांकि मिग-21 का कोई भी ऐसा एक सिंगल रीज़न नहीं है जिसकी वजह से हम ये कह सके कि हाँ इस रीज़न की वजह से मिग-21 जो है वो क्रैश हुआ करते थे। यहाँ मल्टीपल रीजंस हैं। उन रीजंस में से एक रीज़न उसके टेक्निकली उसके अंदर एक फॉल्ट था उसके डिज़ाइन के अंदर, यानी कि उसका जो इंजन था वो उसका आफ्टर बर्नर उसकी सर्ज लाइन के काफ़ी करीब था, जिसकी वजह से कोई भी छोटे से छोटा बर्ड भी जब उस इंजन के अंदर आता था तो उसका इंजन जो है वो सीज कर जाता था, यानी कि फेल हो जाता था। और अगर लो हाइट पर इंजन फेल हो जाए तो पायलट को इजेक्ट करने का मौका कभी कभी नहीं मिलता। इसकी वजह से पायलट इजेक्ट नहीं कर पाते थे। एक रीज़न क्रैशेस का इसकी इजेक्शन सीट भी थी जो कभी कभी जाम हो जाया करती थी, और लो एल्टीट्यूड पे अगर इजेक्शन शीट जाम हो जाए तो पायलट को एयरक्राफ्ट से निकलने का समय नहीं मिल पाता था। इसके अलावा मिग-21 के विंग स्पैन का लो एस्पेक्ट रेशो भी इसके क्रैशेस का एक कारण था। वैसे तो मिग-21 का इंजन काफ़ी ज़्यादा कैपेबल था, बट कभी कभी लो हाइट के ऊपर इंजन इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाता था कि वो एयरक्राफ्ट को लिफ्ट कर सके। और जब लो एल्टीट्यूड पर वेरी फास्ट स्पीड पर एयरक्राफ्ट को लिफ्ट करने की जब ज़रूरत होती है और वहाँ पर इंजन इतना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस ना कर पाए तो उस वजह से कभी कभी क्रैशेस हो जाया करते थे। भारतीय वायुसेना में मिग-21 के क्रैशेस के पीछे एक कारण पायलट्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है। भारतीय वायुसेना में जब कोई पायलट कमीशन किया जाता है तो अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है HPT-32 एयरक्राफ्ट के साथ, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 280 किलोमीटर पर आवर की है। और जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट करता है तो वो अपनी नेक्स्ट ट्रेनिंग शुरू करता है जो कि मॉफ ट्रेनिंग होती है, यानी कि मिग ऑपरेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग। और वहाँ पर वो मिग-21 के साथ फ्लाई करना शुरू करता है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 2230 किलोमीटर पर आवर की है, यानी कि वो लगभग 10 गुना
फास्टर एयरक्राफ्ट में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये कुछ ऐसा है कि आज आप मारुति 800 चला रहे हो, कल आपके हाथ में जो है वो एक रेसिंग कार दे दी जाए, तो जिस तरह से रेसिंग कार जो है बिहेव करेगी रोड के ऊपर, उसी तरह से MiG-21 एयर के अंदर बिहेव करता है। वो इतनी ज़्यादा हाई स्पीड का एयरक्राफ्ट है कि पायलट्स उसको हैंडल करने के लिए उस समय इतने कैपेबल नहीं होते, क्योंकि उन्होंने इतना फास्ट एयरक्राफ्ट कभी भी फ्लाई किया नहीं होता। इसी वजह से बहुत सारे जो इंसिडेंट है वो ट्रेनिंग के दौरान हुए हैं, और बहुत सारे जो ट्रेनिंग पायलट्स हैं उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। हालांकि AJT एडवांस जेट ट्रेनर आने के बाद इस गैप को थोड़ा सा कम किया गया है, और बट फिर भी बहुत सारे पायलट्स जो हैं, ट्रेनिंग पायलट्स, वो MiG-21 के अंदर उनका क्रैशेस हुए हैं, और बहुत सारे जो प्रीशियस लाइफ है वो हमारे भारतीय वायुसेना ने इन इंसिडेंट्स में खोई हैं। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट के अंदर यूज़ होने वाले लो क्वालिटी के स्पेयर पार्ट्स भी इस एयरक्राफ्ट के क्रैशेस का एक रीज़न है, जो कि रंग दे बसंती मूवी में भी दिखाया गया है। हालांकि मैं यहाँ पर करप्शन से ज़्यादा अवेलेबिलिटी को रीज़न मानता हूँ, क्योंकि 1980 के दशक में ही रशिया ने इन एयरक्राफ्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी थी, और उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो उसी समय में उसके स्पेयर पार्ट्स रशिया ने बनाने भी बंद कर दिए थे। तो इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को बहुत प्रॉब्लम होती है इस एयरक्राफ्ट के कलपुर्जों को इसके स्पेयर पार्ट्स को अरेंज करने में। कुछ एयर पार्ट्स जो है वो कहीं ग्रे मार्केट से बाय किए जाते हैं, कुछ ओल्डर एयरक्राफ्ट से जो है रिट्रीव किए जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो फ्रेश स्पेयर पार्ट्स हैं जो कि कंपनी से आने चाहिए थे, वो स्पेयर पार्ट इन एयरक्राफ्ट्स को अवेलेबल नहीं हो पाए, जिसकी वजह से बहुत सारे क्रैशेस इन एयरक्राफ्ट के हुए हैं। भारतीय वायुसेना में 60 साल के एक्सपीरियंस और अच्छे बुरे अनुभवों के बावजूद भी ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट रिलायबल एयरक्राफ्ट रहा है। यही वजह थी कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के नेक्स्ट डे हुए पाकिस्तानी रिटेलिएशन में भारतीय वायुसेना ने सुखोई की बजाय MiG-21 को F-16 के सामने भेजा, क्योंकि जब डॉग फाइट की बात आती है तो सुखोई से भी ज़्यादा लीथल MiG-21 माना जाता है, क्योंकि जब MiG-21 लो स्पीड पर किसी टारगेट की तरफ मूव करता है तो वो रडार के ऊपर उसकी जो इमेज है वो बहुत छोटी, बहुत माइन्यूट बनती है, क्योंकि MiG-21 का जो विंग स्पैन है वो लगभग 7 मीटर का है। और अगर आप इस इमेज में देखिए, यहाँ पर आपको सुखोई और MiG-21 दिखेगा, और यहाँ पर MiG-21 का जो विंग स्पैन है वो 7 मीटर है, और सुखोई का जो विंग स्पैन है वो लगभग 14 मीटर है। तो जब हम इसको रडार पे देखते हैं तो रडार में जो इमेज आती है MiG-21 की, वो बहुत छोटे से एक पॉइंट की तरह आती है। और जब लो स्पीड पर MiG-21 अपनी बहुत हाई स्पीड के साथ मूव करता है तो उसको रडार पे पकड़ पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ये एक तरह का स्टेल्थ फीचर है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि MiG-21 कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, बट इसको रडार के ऊपर पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और यही बात है जो MiG-21 को बहुत लीथल बनाती है। MiG-21 का आप डिज़ाइन भी देखेंगे तो लगेगा एक रॉकेट है ये, जिसके अंदर 2 विंग्स जो हैं वो अटैच कर दिए गए हैं। तो MiG-21 आज तक के बेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा देश, लगभग 17 देश इसको यूज़ करते हैं, और लगभग आज तक 10,000 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स को MiG-21 को प्रोड्यूस किया गया है। F-16 नंबर 2 है और MiG-21 नंबर 1 सेलिंग एयरक्राफ्ट है। इसी वजह से दुनिया की बहुत सारी जो एयर फोर्सेस हैं वो इस एयरक्राफ्ट को न सिर्फ उन्होंने यूज़ किया है, बल्कि यूज़ करने के बाद वो कहती हैं कि सच में MiG-21 जो है दुश्मनों के दिलों में एक फियर पैदा कर देता है। एक कहानी MiG-21 से जुड़ी हुई इजराइल की भी है, जो हम आपको किसी और दिन बताएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनिएगा ज़रूर। आज हम अपने इस एपिसोड को यहीं एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।